देखिए, वाटर पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि ज़िंदा तो नहीं रह सकते ना पानी के बिना। इसी चीज़ को थोड़ा अच्छे से जानेंगे। वाटर पॉल्यूशन कोई अपने आप ही नहीं हो जाता। इसके लिए सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही ज़िम्मेदार होती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है सीवर के गंदे पानी को सीधे नदियों या समुद्रों में फेंक देना। जबकि हमें पहले इसे ट्रीट करना चाहिए, इसके जो बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं उन्हें अलग कर लेना चाहिए, उसके बाद समुद्र में हमें इसे डालना चाहिए। पर ऐसा हम अक्सर करते नहीं, और होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। मतलब 20% 30% को प्रोसेस कर दिया, बाकी का 70-80% सीधे नदियों में चला गया। इसीलिए नदियाँ भी धीरे धीरे नाले की तरह दिखने लग जाती हैं। बाकी कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये बड़े बड़े जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, ये एक देश से दूसरे देश पेट्रोलियम ले आ रहे होते हैं, तो कभी कभार ये लीक भी कर जाते हैं। जहाँ पे लीक करते हैं वहाँ पे हज़ारों लाखों टन ऑयल को गिरा देते हैं। वो पानी में जाकर मछलियों को मारना शुरू कर देता है। ये देखिए कितना सारा ऑयल है। और इसको आप थोड़ा बहुत ऑयल मत समझिएगा, इसी ऑयल टैंकर के अंदर लगभग 30 या 40 करोड़ लीटर पेट्रोल तो मतलब पेट्रोलियम ऑयल तो आ ही गया होगा। ऐसा ही एक शिप हाल फिलहाल में एक देश के पास डूब गया था। उसका तेल बाहर निकल के बिखर गया और उस देश के पास जितनी मछलियाँ थी सब मर गई। यहाँ तक कि प्लांट्स भी मर गए बीच पे जो थे। तो सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है ये। वैसे ये तो रेयर केसेस हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं पानी के। पॉल्यूशन का कोई सोर्स अगर हमें अच्छे से पता होता है तो उसको हम पॉइंट सोर्स बोल देते हैं। जैसे नदियों में ज़्यादातर आपका जो पॉल्यूशन है वो सीवर लाइन से आ रहा है, तो हमें पॉइंट सोर्स पता है, वो पाइप है। पर अगर हम एसिड रेन की बात करें तो वो तो सीधे बादल से आ रहे हैं, तो उसमें हम बोलेंगे कि भाई हमें पॉइंट सोर्स नहीं पता। हमें नहीं पता कि ये पॉल्यूशन एक्चुअली में कहाँ से आ रहा है। किसी चीज़ को हम बंद कर उसे ख़त्म नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें वो सारी गाड़ियों को बंद कराना पड़ेगा उस इलाके के, जो कि हार्मफुल गैसेस हवा में छोड़ती हैं, जिससे एसिड रेन हो। कुछ सोर्सेज यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आमतौर पे डोमेस्टिक सीवेज की वजह से आता है। जो लोग टॉयलेट वगैरह करते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, तो वो सारा पानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ होता है। वो सब जाता है नदियों में, समुद्रों में। बाकी फिर ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी ज़िंदा की चीज़ों की वजह से जनरेट होता है वेस्ट, वो सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। जैसे टॉयलेट एनिमल्स का, या फिर वेजिटेबल्स, उनके छिलके। और ये ज़रूरी नहीं कि डोमेस्टिक सीवेज ही हो, कई बार जो फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज़ होती हैं उनका कूड़ा भी ऑर्गेनिक वेस्ट से भरा हुआ होता है। पर ये इतना नुकसानदायक नहीं होता, एक टाइम के बाद सड़ जाता है और काम आ जाता है कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट में। फिर आपका प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी प्लांट का न्यूट्रिशन बनाएगी, पर बहुत सारा उसमें से वेस्ट भी तो होगा, उससे पॉल्यूशन जो निकलेगा वो भी पानी में मिक्स होगा। क्योंकि प्लांट का न्यूट्रिशन ज़मीन में तो काम का है, पर पानी में मिलने के बाद तो पॉल्यूशन की तरह काम करेगा। फिर आपका टॉक्सिक हैवी मेटल्स, ये वाकई सिरदर्दी है। क्यों? इससे जो है ज़मीन ख़राब हो जाती है। आपको बोलते हैं कि बैटरी है ना आपकी, उसे आप कभी भी खेतों में या मिट्टी में ऐसे सीधे मत फेंक दिएगा, वो जहर का काम करते हैं मिट्टी के लिए। तो हैवी मेटल्स आमतौर पे फैक्ट्री वगैरह से ही निकलता है। फिर आपका सेडिमेंट्स, मतलब कि टुकड़े। किस चीज़ के टुकड़े? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, जो कि आपका मिट्टी में से निकलते हैं। सॉइल इरोजन होता है जब, तो उससे नदियों में मिक्स होता रहता है वो मिट्टी। या फिर कई बार माइनिंग जो होती है उससे भी किया जाता है, उससे भी बहुत सारी धूल जनरेट होती है, वो भी उड़कर जाती है, पानी के अंदर मिक्स होती है। फिर पेस्टिसाइड्स तो आपको पता ही है, वो सारे केमिकल जिससे हम कीड़ों को मारते हैं। कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है? ख़ास तौर से एग्रीकल्चर के अंदर, खेतों में डाला जाता है। या फिर कभी कभार अनवांटेड प्लांट्स को ख़त्म करने के लिए भी कुछ केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, जो वीड्स कहलाते हैं। फिर एक बड़ी ख़तरनाक चीज़, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो भी पानी के अंदर जाए, वो तो भाई कहीं भी जाए नुकसान ही करेगा। आसपास में गुजरोगे उसके तो कैंसर कर सकता है। जैसे यूरेनियम या फिर कोई भी रेडियो एक्टिव मेटल का टुकड़ा कहीं पे पड़ा हुआ मिल जाए, कहीं मिक्स हो जाए पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर, हवा के अंदर, बड़ा नुकसान करेगा। ये ख़ास तौर से जहाँ पे यूरेनियम की माइनिंग होती है ना, वहाँ पर पॉल्यूशन फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। बाकी आपका हीट भी दे रखा है। क्या बोल रहे हैं कि कोई बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ के अंदर पानी उबाला जाता हो अगर किसी वजह से, तो उस उबले हुए पानी को, गरम गरम पानी को डायरेक्ट अगर नदियों में आप फेंक दोगे तो वहाँ की फ़िशरीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ का एक्वेटिक एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है। तो ये भी एक तरह का पॉल्यूशन है, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहा है ना एनवायरनमेंट को। अब देखिए, कुछ होते हैं नॉन पॉइंट सोर्सेज, जिसका हम पता नहीं लगा सकते बिल्कुल ऐसे देख के।
उसके सोर्स तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। हमें जानना पड़ता है कि ये कहाँ से चेंज होकर हमारे पास आ रहा है। कैन नॉट बी ईजिली आइडेंटिफाइड, जैसे कि एसिड रेन। अब कॉज देख लेते हैं वाटर पॉल्यूशन की। पहला है आपका पैथोजेंस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हो। देखिए पानी के अंदर आपका बैक्टीरिया और बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं, पर बहुत कम अमाउंट में होते हैं और ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। पर उसी के अंदर आपका अगर सैल्मोनेला टाइफी नाम का अगर वायरस आ गया तो फिर आपको बड़ा नुकसान कर सकता है, तो वो आपका पैथोजन कहलाएगा। वो अगर पानी में हो किसी भी तरह का तो आपके लिए पॉल्यूटेंट है। या कोई भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हद से ज़्यादा अमाउंट में हो तो वो भी दिक्कत है। आम तौर पे ये ह्यूमन वेस्ट से निकलता है पानी के अंदर जो जाता है। फिर दूसरा है ऑर्गेनिक वेस्ट, ये इतना ख़तरनाक नहीं होता। क्या होते हैं, लीव्स वगैरह, ग्रास या ट्रैश जो भी हो, सब्ज़ी के छिलके वगैरह या फल के छिलके, इन सारी चीज़ों से एक बड़ा नुकसान हो सकता है कि ये जो डिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, इसको बैक्टीरिया खाते हैं। जब खाते हैं ना तो उन्हें पचाने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। तो पानी के अंदर के सारे ऑक्सीजन को कई बार ये खा जाते हैं, मतलब कि यूज़ कर लेते हैं। और बैक्टीरिया जब सारा कंज्यूम कर लेंगे ऑक्सीजन को पानी के अंदर के, तो बाकी मछलियाँ कैसे ज़िंदा रहेंगी पानी में। और कहते हैं कि लगभग 6 पार्ट पर मिलियन, मतलब कि 10 लाख में से कम 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होने ही चाहिए पानी के अंदर। अगर उतने भी नहीं होंगे ना तब जाके मछलियाँ मरना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक मैटर पानी के अंदर मिक्स हो तो वो जानलेवा हो सकता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कहते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि आपको चाहिए होता है, या कहें तो आपको क्यों चाहिए होगा, बैक्टीरिया को चाहिए होगा। जो बैक्टीरिया को चाहिए होता है खाना को, या कहें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस को गला देने के लिए, पूरी तरह से गला देने के लिए, उसको बोल देते हैं उसका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ लिए कि 1 लीटर पानी में बैक्टीरिया को उसके अंदर का जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन सब को जला देने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए, डीकम्पोज करने के लिए जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब आप सोचिए यही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहीं की अगर बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा, क्योंकि सब यूज़ हो जा रहा है वहाँ पे ऑक्सीजन। कहीं पर यही बीओडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको, उसकी ज़रूरत कम है, तो मतलब वहाँ पे अच्छा खासा ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा। समझ गया, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। जितनी ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन की उतना ही उस पानी के अंदर ऑक्सीजन फिर बाद में कम रहने वाला है, क्योंकि वो कंज्यूम कर लेगा ना सारा बैक्टीरिया और गला देगा उस सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसीलिए बोलते हैं जिसका बीओडी 5 ppm से कम होता है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने में फलते फूलते रहेंगे सारे एक्वेटिक लाइफ। पर अगर किसका बीओडी 17 ppm या फिर उससे ज़्यादा होता है तब वो पानी पॉल्यूटेड कहलाता है कि भाई इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑक्सीजन की, इसे फुलफ़िल करते करते तो पानी का सारा ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगा। फिर देख लेते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट्स। ये तो आपको अच्छे से पता है कि जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं पानी के अंदर मिल गए तो पानी जहर हो गया। जैसे कि आपका हैवी मेटल्स पानी में मिलेंगे तो देखिए आपने सुना होगा लेड जो है आपके पेट में आएगा, बड़ा नुकसान करता है। इसी वजह से मैगी को भी काफ़ी टाइम तक बैन कर दिया गया था, क्योंकि लेड से पता है क्या होता है, आपकी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचता है। और उसके अलावा भी बहुत नुकसान पहुंचाता है ये अलग अलग तरीके से लेड। और भी बहुत सारे आपके हैवी मेटल्स हैं जिससे आपको ज़िंदा रहने में काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उन्हें अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती आसानी से। एक बार आ तो जाए आपकी बॉडी में हैवी मेटल, पर बाहर नहीं निकाल पाओगे, निकाल के दिखा दो। ऐसा कहते हैं हैवी मेटल कि एक बार हम आ तो गए अपनी मर्ज़ी से, पर जाएंगे नहीं किसी की भी मर्ज़ी से, और किडनी भी डैमेज कर देते हैं। ये करता भी रहता है कोशिश किडनी कि भाई निकल जाए, ये निकल जाए बॉडी से बाहर, पर निकलता नहीं, उल्टा उसी को नुकसान पहुंचा देता है। नर्वस सिस्टम को भी ख़राब कर सकते हैं, मतलब हाथ आप ऐसा कोशिश करेंगे ना उंगली हिलाने की तो ठीक से हिलेगा नहीं, आपके बॉडी के सिग्नल पहुँचाने वाले सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। लिवर को भी डैमेज पहुँचाते हैं। बाकी फिर उसके अलावा आपका पेट्रोल अगर पानी में चला जाए, पेट्रोलियम, जो कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स बिना किसी अच्छे सेफ्टी के निकल पड़ते हैं अपना तामझाम लेकर, और कहीं कोई ख़राबी आ जाए तो पूरा निकाल कर फेंक देते हैं बाहर समुद्र में। अब वो पेट्रोलियम भी तो बहुत नुकसान कर सकती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रोल या हैवी मेटल के अलावा भी ऐसे बहुत से हज़ारों बल्कि लाखों केमिकल्स हैं जो कि फैक्ट्रीज़ में बनते रहते हैं, जो कि कभी कभी लीक होते हैं, तो कभी कभी वो खुद ही फैक्ट्री चुपचाप से निकाल के नदी में फेंक देती है अपना वेस्ट प्रोडक्ट को।
तो उससे भी नुकसान होता है। जैसे कि आपके पीसीबी नाम के कंपाउंड होते हैं जो कि डिटर्जेंट वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं या फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी पानी में बहुत अमाउंट में मिलता है, उससे भी बहुत पॉल्यूशन होता है दुनिया में, और वो कार्सिनोजेनिक भी है, मतलब कैंसर कॉजिंग। सोचिए, कपड़े धोने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है मानवता को। उसके बाद अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र्स भी आपका एक बड़ा सोर्स है पॉल्यूशन का। फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनीज़ के पास बहुत सारा बाई प्रोडक्ट भी तो निकलता है जो कि वेस्ट जाता है, तो उसको वो ठिकाने लगाने के बजाय चुपचाप नदियों में डाल देते हैं, जिसके अंदर अच्छे अमाउंट में फॉस्फेट पाया जाता है, जिससे पानी के अंदर एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है। समझ गए? फॉस्फेट पाया जाता है जो कि फॉस्फेट आपका एल्गी की ग्रोथ को बढ़ा देता है। और एल्गी क्या करता है, आपने कभी एल्गी लगा देखा होगा ना, तो पानी के सरफेस पे ही फैल जाता है। ये देखिए, ये एल्गी है, लग रहा है कि घास का पूरा मैदान हो, इतना कवर कर रखा है पानी को। अब बताइए, इतना कवर अगर ये कर लेगा तो सनलाइट कैसे पड़ेगी अंदर, और साथ ही साथ ऑक्सीजन, वो भी तो हवा के अंदर जो अपना दबाव बनाता है कि पानी के अंदर घुल पाए, वो भी नहीं कर पाएगा। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि कितनी सारी एल्गी जम गई है यहाँ पे। ये तो बहरहाल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो गया। फिर भी पानी के अंदर जो पानी को ऑक्सीजन चाहिए होता है जिससे कि उसके अंदर के एक्वेटिक लाइफ ज़िंदा रह सके, वो बहुत कम हो जाता है। और इस वजह से अगर कोई भी एक्वेटिक एनिमल मरता है पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ये रहा आपका यूट्रोफिकेशन, कि पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ द डिप्रीविएशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द वाटर, अगर कोई भी एनिमल मरता है तो उसको बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझ में आ गया पानी के अंदर पॉल्यूशन की कहानी। एक लास्ट चीज़ और देख लेते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, कि भाई इंसान को पानी पीना है तो किस तरह का पानी पीना है। 100% क्लियर वाटर तो हमें कभी नहीं मिल सकता, थोड़ा सा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा, थोड़ा सा उसके अंदर धूल मिट्टी भी होने वाली है, थोड़ा सा उसमें हैवी पार्टिकल भी होंगे, तो थोड़ा सा और भी चीज़ें मिक्स होंगी, तो उन सब को टोटल कर दिया जाता है। उसको बोल देते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड, TDS। आपने सुना भी होगा ये चीज़ अगर आपने कभी RO खरीदा हो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपके पानी में फ्लोराइड जो है वो लगभग 1 पार्ट पर मिलियन होना चाहिए। मतलब 10 लाख मॉलिक्यूल अगर हैं पानी के तो उसमें सिर्फ 1 होना चाहिए फ्लोराइड का मॉलिक्यूल। इससे ज़्यादा होगा तो पीने लायक नहीं है। बाकी देश देश के हिसाब से बदला जा सकता है ये, क्योंकि कहीं कहीं पे मान लो कि फ्लोराइड थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, तो अब वो पियेंगे ही क्या, सोचो। तो उसके लिए वो वहाँ की सरकार बोल देती थोड़ा सा चलो ज़्यादा भी है तो भी पी जाओ, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं, वरना तो मर ही जाएगा इंसान। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो तो भी चल जाएगा इतना मामला। पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से भाई 1 ppm बहुत हो गया। उससे ऊपर अगर होगा तो नुकसान कर सकता है, उससे नीचे अगर होगा तब भी नुकसान कर सकता है। अगर कम होगा तो टूथ डीके हो सकता है, दांतें कमज़ोर हो सकती हैं आपकी। देखिए, फ्लोराइड जो है असल में फ्लोरीन जो एटम होता है ना, उसके नेगेटिव आयन को बोल देते हैं फ्लोराइड आयन, ठीक है, या खाली फ्लोराइड। और जैसा कि मैंने बताया था 1 पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा हो तो दिक्कत कर सकता है। अगर 2 पार्ट पर मिलियन से भी ज़्यादा अगर वो हो गया, ठीक है, तो आपके दांतों पे ब्राउन धब्बे होना शुरू हो जाएंगे, ब्राउन मॉटलिंग। ठीक है, देखिए ये है आपके नॉर्मल दांत, दिख रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद, मतलब पूरी तरह सफ़ेद तो नहीं दिख रहा है जैसा आपको टूथपेस्ट के ऐड में दिखता है। और ये है माइल्ड केस कि थोड़ा बहुत मॉटलिंग हो रही है, अब आपके दांतों में ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहे हैं धब्बे, फ्लोराइड ज़्यादा ले रहे हैं आप लगता है। फिर ये है मॉडरेट कि अब आपको वाकई में दिक्कत है, अब आपको जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, या फिर अपने पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा कम करना चाहिए, आपको वाकई ज़रूरत है RO लगाने की। यह है सेवियर केस, ये अलग ही धब्बे दिख रहे हैं, अब आपको वाकई लग रहा होगा कि भाई ये तो बीमारी है किसी तरह की, अब तो जाना ही पड़ेगा डॉक्टर के पास। इन चीज़ों को बोलते हैं हम डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है, फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाना। फिर नेक्स्ट है आपका लेड। लेड कहाँ से आता है? आमतौर पे पाइप जो बने होते हैं ना पानी के, वो लेड नाम के धातु के ही बने होते हैं। लेड केमिकली इसको PB बोला जाता है। बोलते हैं इसकी जो अपर लिमिट है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो हो सकता है 50 पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर मिलियन ही नहीं है, यह है आपका पार्ट पर बिलियन, PPB। आमतौर पे आप सुनते हैं PPM, पर यह है PPB, मतलब बहुत कम होना चाहिए पानी के अंदर लेड, क्योंकि एक तरह का ये हैवी मेटल है, जाएगा आपकी बॉडी में, रेड ब्लड सेल्स की कमी कर सकता है, किडनीज को डैमेज कर सकता है, और लिवर को भी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी। तो लेड से आपको बच के रहना है। फिर नेक्स्ट है फॉस्फेट, जो कि
500 पार्ट पर मिलियन से अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसके लैक्सेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि आपका टॉयलेट जो है ना वो ढीला हो जाएगा, थोड़ा सा लूज़ मोशन हो सकते हैं आपको। वैसे एक ऐसा मानना है लोगों का कि जिस पानी के अंदर सल्फ़र थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें नहा लेने से स्किन की प्रॉब्लम्स कम होती हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका नाइट्रेट मतलब NO2। ये आपका ज़्यादातर फर्टिलाइज़र्स में पाया जाता है। इसकी अपर लिमिट है 50 पार्ट पर मिलियन, मतलब 50 पार्ट हो सकते हैं 10 लाख के अंदर। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है, और ये बड़ी बेकार बीमारी है। इसमें क्या होता है कि बच्चों के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है। और आपको पता ही होगा अगर आपने ज़रा सी भी साइंस पढ़ी होगी तो, कि हेमोग्लोबिन का कलर होता है रेड, जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है ना, इसलिए वो ब्लड सेल भी रेड दिखता है आपको। तो हेमोग्लोबिन की जब कमी होती है बॉडी के अंदर तो बच्चा ब्लू कलर का दिखने लगता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेटल्स हैं, उसके बारे में अलग से लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, पूरा चार्ट बना के दे दिया इन्होंने। मतलब ये टेबल जो है इसमें लिख रखा है कि 1 लीटर के अंदर कितना पार्ट पर मिलियन होना चाहिए, वो गलती से बोल दिया, कितने मिलीग्राम होना चाहिए, ठीक है, या फिर पार्ट पर मिलियन के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं कि इतना पार्ट पर मिलियन होने चाहिए। जैसे Fe आपका 0.2 मिलीग्राम होना चाहिए 1 लीटर के अंदर। ये डेसीमीटर क्यूब है ना, इसका मतलब होता है 1 लीटर पानी। वैसे ही मैंगनीज इससे भी कम होना चाहिए 0.05। एल्यूमिनियम ये भी 0.2% होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। कॉपर भी आपका 3 मिलीग्राम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो दिक्कत की बात है। जिंक आपका 5 तक भी हो जाए तो भी चल जाएगा। कैडमियम ये लगता है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, 0.005 mg 1 लीटर में होना चाहिए, उससे ऊपर होगा तो आपके लिए पीने लायक नहीं है फिर वो पानी। ये देखिए एक्टिविटी में आपसे बोल रहे हैं कि एक छोटा सा काम जो है अगर आप चाहें तो कर सकते हैं अपने घर के आसपास, मतलब कुछ किलोमीटर के इलाके में जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे कि कोई नदी गुजरती है, कोई कुआं है, कोई तालाब वगैरह है, तो वहाँ पे पानी लीजिए आप, उसे ज़रा टेस्ट करवाइए किसी लैब में और देखिए कि उसके अंदर कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं। अगर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार है तो उसकी बात जो है आप अपने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बताइए, लेटर लिखिए उनको। अगर आपकी बात कुछ सुन लें तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ये सारी चीज़ें उन्हें ऑलरेडी पता ही होती हैं, फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। और अगर आप चाहें तो वाकई में चाहें तो प्रेस को भी ये बात बता सकते हैं, एक पूरा आर्टिकल लिख कर दे दिए उन्हें कि देखिए यहाँ पे इतना इतना पानी का pH है, इतने इतने पॉल्यूटेंट्स हैं, इसका सोर्स क्या है आखिर। और साथ में कुछ ऐसी बातें भी उन्हें बताइए कि थोड़ा सा लोगों को जागरूक कर सकें। वो इस बात के लिए उनको मोटिवेट करने की कोशिश करिए प्रेस वालों को कि आप भी लिखिए थोड़ा सा। ये भी उनका ज़रा CSR हो गया है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इससे आपको थोड़ा सा सोशल होने का मौका मिलेगा, आपको भी पता चलेगा कि ये कार्य प्रणाली, ये आपका जो सोशल सिस्टम है, ये चलता कैसे है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे बात खत्म हो चुकी है वाटर पॉल्यूशन की।